Hello dear students, welcome to Passionate Guruji. Dear students, today in this video we are going to discuss about the well-known poem The Road Not Taken written by poet Robert Frost. So without any delay, let's start. I am Rajinder Kumar Thakur from Government Model Senior Secondary School, Ani District Kullu, Himachal Pradesh. प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक बड़े ध्यान से देखें और साथ में कॉपी पेन अपने साथ रखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस पोइम के वर्ड मीनिंग, इसका एनालिसिस और इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन और साथ में इसमें कुछ एक लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उनके बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में बताने की कोशिश करूंगा. Dear students, let's start. The title of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So dear students, this poem, The Road Not Taken, has been written by poet Robert Frost. He was one of the most popular and respected American poets of the 20th century. Dear students, let's first analyze the poem. This famous poem of Frost is about making choices that shape our future or life. Frost explains that what every individual has to face in life, which is decision making. The poem states that the difficulties people often face between two courses that look alike. We should always make choices that are beneficial and convenient to us. But Frost did something that not many people would do, which is to take the road was less traveled by the people. प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम में चॉइस मेकिंग पर हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह हम बहुत सारे ऑप्शंस में से एक बेटर ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, हर एक इंसान के जीवन में ऐसा पल आता है कि जब उसे किसी एक चीज़ का चुनाव करना होता है. हालांकि उसे लगता है कि सभी ऑप्शंस मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन सभी ऑप्शंस को ले तो नहीं सकता है वो, तो उसे किसी एक बेटर ऑप्शन का चुनाव करना होता है. इसी दो राहे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इस पोइम में खड़ा हुआ था, जहां पर उसको दो रास्ते में चलना होता है. दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करके उसे आगे बढ़ना होता है. तो ऐसे ही हमें अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को बनाना होता है, ताकि हम अपने जीवन को बेनिफिशियल और कन्वीनियंट बना सके, ताकि हम अपने लिए हुए डिसीजन पर पश्चाताप ना कर सकें. तो आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं. इस पोइम में कुछ एक सिंबॉलिक वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, लाइक रोड एंड वुड. रोड इन दिस पोइम represents the directions of life, while the wood symbolizes our lives. तो प्यारे बच्चों, अब मैं इस पोइम के लिटरेरी मीनिंग और इसके वर्ड मीनिंग को एक एक स्टेंजा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं. बी अटेंटिव एंड फोकस ऑन द रिदम. देन लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेंजा. टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. इसके वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए. पहले diverged, separated in different direction, दो अलग अलग दिशाओं में बंट जाना, अलग हो जाना. येलो वुड, ऑटम सीजन, व्हेन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज. ट्रेवल, वॉक, बेंट, कर्व्ड. अंडरग्रोथ, dense growth of trees and
whooshes. Let's understand the stanza line by line. Two roads diverged in a yellow wood. The poet is describing about the road which represented in different direction through the forest, where all the leaves are falling and turning their color. इस पोइम में पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसी जगह सीन क्रिएट किया है जहाँ पर घना जंगल है, ऑटम सीजन है, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते अपना कलर चेंज कर रहे हैं, और ऐसी राह पर, ऐसे रास्तों पर पोइट खड़ा हो गया है जहाँ से उसको चूज़ करना है कि किस रास्ते में जाया जाए. रोड्स को सिंबलाइज किया गया है यहाँ पर पाथ ऑफ लाइफ, कि लाइफ की राह को कैसे चुना जाए. जैसा कि प्यारे बच्चों आपके साथ भी होने वाला है, आप मैट्रिक करने के बाद अपने आप को टाइमलाइन करोगे कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है. हमने आर्ट्स चुनना है, हमने साइंस चुनना है, हमने मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है. तो ऐसी ही स्थिति में पोइट भी अभी खड़ा है जिस स्थिति में आप नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood. The speaker wants to go down both roads at once, but since it is impossible to walk down two roads at once, he has to choose one road. The speaker is sorry he can't travel both roads, suggesting regret. Because of the impossibilities of traveling both roads, the speaker is here. The poet stands there for a long time trying to choose which path he is going to take. अर्थात पोइट यहाँ पे अपने आप में अफसोस जाहिर करता है कि वो एक अकेला यात्री होने के कारण उन दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता है, हालांकि वो ऐसे करने की इच्छा रखता है. And looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. The speaker is thinking hard about his choice. He's staring down one road, trying to see where it goes. But he can only see up to the first bend, where the undergrowth, the small plants of the woods, blocks his व्यू. अब यहाँ पर पोइट बहुत देर तक खड़ा रहता है और खड़े होकर देखता, उन सड़कों को देखता जाता है वहाँ तक जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, और उस सड़क में देखता है कि घनी झाड़ियाँ और पौधे उसे दिख जाते हैं, और ये घनी झाड़ियाँ और पौधे आगे मुड़कर छुप जाते हैं. तो प्यारे बच्चों, मैंने लिटरेरी डिवाइस की बात की थी, तो इस पैराग्राफ में हम राइम स्कीम की बात करेंगे कि कौन सी राइम स्कीम प्रयोग की गई. कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस पैराग्राफ में कौन सी राइम स्कीम का प्रयोग किया गया है. राइम स्कीम होता क्या है, तो इससे पहले हमें वर्ड राइम को समझना होगा. वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड और एंड विद द सेम साउंड. ऐसे वर्ड्स जिसकी या तो साउंड सेम हो या उनकी एंड साउंड एक जैसी हो, लाइक से, डे, प्ले, नाइट, ब्राइट, राइट. ये क्या है, राइमिंग वर्ड हैं. तो अब राइम स्कीम क्या हुई? द पैटर्न और स्कीम ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन अ स्टेंजा और पोइम इज नोन एज द राइम स्कीम. हाँ, तो पूरी लाइन में, पूरे स्टेंजा में, पूरे पोइम में जो राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, राइमिंग पैटर्न यूज़ किया जाता है, दैट इज़ राइम स्कीम. तो आइए इस स्टेंजा में राइम स्कीम के बारे में जानते हैं. हमें देखना क्या है, हर एक लाइन का लास्ट वर्ड देखना है. पहली लाइन का लास्ट वर्ड है वुड, तो इसको ए दीजिए.
ये ए हो गया। दूसरी लाइन को देखते हैं, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है बोथ, इससे डिफरेंट है तो सो इसको बी दे दीजिए। तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है स्टूड, तो ये मैच होता है ऊपर वाले दोनों से, वुड स्टूड, यस फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले का ए दिया है हमने, राइमिंग वर्ड ए दिया है, तो इसको भी हम ए देंगे। अब नेक्स्ट रो में कुड, कुड किससे मैच होता है, स्टूड या बोथ, नो स्टूड से, स्टूड से वुड से, तो इन दोनों को हमने ए दिया है तो इसको भी ए होगा। अब नेक्स्ट रो में अंडर ग्रोथ किससे मैच हो रहा है, बोथ से, तो बोथ को क्या दिया हमने, बी, तो यहां पर भी बी। अगर और कोई साउंड, तीसरी साउंड आ जाती है तो उसको हम आगे देंगे सी। अगर इसी सेम स्टेंजा की बात करें तो ये इसकी राइम स्कीम। अगला स्टेंजा, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। फेयर गुड, क्लेम चूज, ग्रासी फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, वॉर्न यूज्ड बाय मैनी ट्रेवलर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा यात्री चले हुए हों। लेट्स एक्सप्लेन। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, द पोइट टेक्स द अदर पाथ विच इज जस्ट एज प्रेटी, सो ही वॉज चूजिंग बिटवीन टू रोड्स और फ्यूचर। रोड्स इज रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर हियर, दैट वर डिफरेंट बट पोटेंशियली इक्वली गुड। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि किस तरह दो राह में आके हमें कठोर डिसीजन लेने होते हैं। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है, जब हम आगे बढ़ना होता है तो हमें बड़े सोच समझ कर स्टेप लेना होता है। तो अब सेकंड स्टेंजा में पोइट डिसीजन ले लेता है आगे बढ़ने का, तो पोइट फर्स्ट रोड को ना लेकर, पहले रास्ते को ना लेकर दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है, और ऐसा करना पोइट को ठीक भी लगता है। देखिए क्यों। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, द पोइट स्टिल सीम्स प्रेटी uncertain when he explains that this second path is better. It is only perhaps better. Then the speaker tells us why the path is better. It seems like it hasn't been walked on very much because it's grassy and doesn't look worn. Wanted in this instance means lacked. अब वो रास्ता अधिक आकर्षक था, इसका कारण यह था कि उस पर घास थी और कोई यात्री उस पर अभी चला नहीं था। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। द पोएट ऑफ दिस पोएम रियली कांट सीम टू मेक अप हिज माइंड। जस्ट when we think we have got a declaration about which path is better, he changes his mind and admits that maybe they were equal after all. The as for that refer to the path being less worn. The passing there refer to other traveler that may have worn the paths. तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक इन दोनों ही सड़कों पर चलने का प्रश्न है, दोनों ही सड़कें एक सी ही प्रयोग हुई थी, एक जैसी ही लग रही थी। अब इस स्टेंजा में राइम स्कीम की बात करें, पहले स्टेंजा की तरह इसमें भी सेम राइम स्कीम है। जैसे इसमें पहली लाइन फेयर ए, दूसरी लाइन क्लेम, इसमें इससे मैच नहीं हो रही बी, तीसरी लाइन बेयर फेयर वेयर, तो ये भी उसी की तरह ए देयर ए सेम, दूसरी लाइन से मैच हो रहा है क्लेम सेम, तो यहाँ बी ए बी ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Word meaning trodden, walked, doubted, not to be sure. आइए इसके लाइन टू लाइन मीनिंग को समझते हैं. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. The paths are equally covered with leaves which haven't been turned black by steps crushing them because it's still early in the morning. उस सुबह के समय में ये दोनों ही सड़कें पत्तों से एक जैसी बनकर ढकी हुई थीं. यात्रियों ने उन पर चलकर उन्हें रौंदा नहीं था, अर्थात इस पर अभी यात्री चले नहीं थे. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर another day. The speaker seems like he's already regretting his decision. He's rationalizing his choice of path by saying he shall come back to the one he missed sometime later. ओ मैंने दूसरी सड़क पर किसी और दिन चलने का मन बनाया. पोइट यहाँ पे फिर से आने की बात करता है कि ये जो सड़क रह गई है चलने को, इसको वो फिर कभी दूसरी बार चलने का प्रयास करेगा. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The poet realizes that his hopes to come back and try the other path may be unreasonable. He knows how one road can lead to another and then another until you end up very far from where you started. परंतु पोइट जानता था कि हर एक रास्ते से एक और रास्ता निकलता है. अतः पोइट को शंका है कि वह कभी फिर यहाँ आ पाएगा या नहीं. डाउटेड, उसे संदेह है कि वो शायद ही कभी आ पाए. तो इस स्टेंजा में भी राइम स्कीम सेम है, ए बी ए बी. लास्ट स्टेंजा. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Word meaning देखिए, sigh. Sigh means a deep breath. Let's understand it line by line. I shall be telling in this with a sigh, somewhere ages and ages hence. We know that this story is important because the speaker will still be telling it many years later. He shall be telling it with a sigh, though, which is interesting because sigh can be happy of relief or sad of regret. We don't know what kind of sigh this is. This choice is probably going to be important for the poet's future, but we don't know if he's going to be happy about it or not. अब अंतिम स्टेंजा में पोइट अपने डिसीजन पर सोचता है कि वो भविष्य में कई वर्षों बाद, एजेस एंड एजेस, कई सदियों बाद एक आह भरकर कहेगा कि उसके जो डिसीजन था उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. वो खुश हुआ, रेग्रेट हुआ, सैड हुआ, उदास हुआ. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई. This line is a repetition of the first line of the poem. This repetition helps to bring the poem to a conclusion. I took the one less travelled by. In this line, the speaker sums up his story and tells us that he took the road less travelled by. And that has made all the difference. The poet Robert Frost could be saying that
his choice made all the difference. It seems that he's happy now with his family. तो अपने कंक्लूजन में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस सड़क पर चलने की बात करता है जिससे दूसरे लोग दूर रहते थे और उसी से उसके भविष्य में अंतर आया, अर्थात अपने जीवन में वो शायद खुश हुआ होगा अपने परिवार के साथ, अपने भरपूर परिवार के साथ। तो यही वो डिसीजंस हैं जो हमें लाइफ में लेने होते हैं। हो सकता है हमारे डिसीजंस हमें सक्सेस बना दें या हमारी लाइफ में हमें सक्सेस ना मिले। इस स्टेंजा की राइम स्कीम भी अन्य 3 स्टेंजाज की तरह ही है। जैसे पहली लाइन का लास्ट वर्ड साई, फिर तीसरी लाइन का आई, चौथी लाइन का बाई। तो सो ये ए एंड सेकेंड रो हेंस, लास्ट रो डिफरेंस, सो बी, ए बी ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको इस पोइम के सिंबोलिज्म को समझाने में कामयाब रहा। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।